हाय स्टूडेंट्स। सो आज के 10 कदम सेशन के अंदर हम ग्रेविटेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वेदांत जूनियर साइंस टेस्ट सीरीज़ के बारे में। बच्चों, ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसके अंदर हम 11 फुल सिलेबस टेस्ट कंडक्ट करेंगे और ये टेस्ट सीरीज़ सारे NSCJS 2024 एस्पिरेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। तो आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस टेस्ट सीरीज़ का पार्ट बन सकते हैं by filling a Google form, the link of which is given in the description of this session। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर दीजिए। उसको फिल करेंगे तो आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉट ओनली दैट, देयर इज अ बैच दैट वी आर रनिंग बाय द नेम ऑफ NSCJS रिवीजन कैंप। इसके अंदर हर वीक हर सब्जेक्ट की दो क्लासेस होती है और हर क्लास के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई जाती है फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन। ये बैच भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा अगर आप इस गूगल फॉर्म को भर देते हैं तो मेरा सजेशन है कि बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें और इस गूगल फॉर्म को जल्द से जल्द भरें सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस वेदांत जूनियर साइंस टेस्ट सीरीज एज वेल एज यू कैन मेक यूज ऑफ द NSCJS रिवीजन कैंप। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस टेलीग्राम ग्रुप जहां पे NSCJS 2024 के सारे एस्पिरेंट्स प्रेजेंट है। और यहां पे हमारी जो NSCJS एक्सपर्ट है निधि पराशर मैम, शी इंटरेक्ट्स विद द स्टूडेंट। वहां पे स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है, मेंटर किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती है, उनको सॉल्यूशंस बताए जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस मतलब उनकी क्वेरीज वगैरह को आंसर किया जाता है। तो anyone can become part of this telegram group by scanning this QR code. So certainly join this guys and make use of the the guidance and the mentorship provided by Nidhi Parashar ma'am. All right, on that note, let's begin today's session guys. So today's first question would be this. So this question पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर दो बॉल्स दे रखी हैं जो कि L लेंथ की स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। ठीक है, और जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बन रहा है कि मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां से हम द एंगल द डिस्टेंस, हाँ, तो L डिस्टेंस पे दो स्ट्रिंग्स हैं और अगर ये स्ट्रिंग सीधी होती तो मान लो इस लाइन के अलॉन्ग होती, लेकिन ये स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग्स के एंड पे मासेस अटैच्ड होने की वजह से और ये मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ये स्ट्रिंग कुछ एंगल्स बनाएंगी। समझ में आ रहा है? ये L लेंथ की स्ट्रिंग है, ये L लेंथ की स्ट्रिंग है, हमने स्ट्रिंग से दो मासेस को अटैच किया था, मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे एंड देयरफॉर द स्ट्रिंग्स विल मेक सम एंगल व्हिच विल बी प्रेटी स्मॉल। मतलब ये एंगल जो थीटा होगा इसको हम काफ़ी स्मॉल बोल सकते हैं बिकॉज किसी भी एक पार्टिकल के बारे में अगर मैं सोचूं, जैसे इस पार्टिकल के बारे में, इसके ऊपर एक F फोर्स लगेगा जो कि ये लगाएगा, इसके ऊपर एक mg फोर्स लगेगा जो कि अर्थ लगाएगी, और अर्थ का जो फोर्स होगा वो इस F के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होने वाला है। ठीक है, बिकॉज मास ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी ग्रेट एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अदर पार्टिकल। ठीक है, और यहाँ पे एक टेंशन लगेगी। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि ये जो एंगल थीटा बन रहा है ये कितना होगा। तो बच्चों देखो, हम इसके ऊपर अगर मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करूँ, फॉर एग्जांपल इस t को अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ तो t का इधर का कंपोनेंट हो जाएगा t साइन थीटा। ठीक है, और इधर का जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा t कॉस थीटा। ठीक है, और अब अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करता हूँ तो हम इक्वेशन लिखेंगे दैट t cos थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल mg एंड t साइन थीटा इज इक्वल्स टू f। और यहाँ से अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी f बाई mg। ठीक है, और f हम कैसे लिखेंगे? f हम लिखेंगे gmm डिवाइडेड बाय इन दोनों पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को अगर मैं r लिख देता हूँ तो ये डिस्टेंस हमें लिखना चाहिए स्मॉल l, यानी कि ये वाली लेंथ माइनस l साइन थीटा इंटू 2। नोटिस करो कि ये लेंथ अगर l है, ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा है, तो ये जो लेंथ है ये L साइन थीटा होगी। ठीक है, तो स्मॉल l माइनस L साइन थीटा दो बार करेंगे, उससे r की वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि इस फैक्टर को कंसिडर किया गया है, या यूं मान लो कि साइन थीटा बहुत छोटा होने की वजह से इसको स्मॉल l के बराबर ही मान लिया गया है। तो मैं यहाँ पे अगर स्मॉल l स्क्वायर लिख देता हूँ और ये mg लिख देता हूँ तो ये बन जाएगा gm बाय स्मॉल जी एल स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ जी स्मॉल m बाय स्मॉल जी एल स्क्वायर, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो सही आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑलराइट, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन स्टोर इन क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है? देयर आर 4 पार्टिकल्स ऑफ आइडेंटिकल मास एंड दे आर मूविंग इन अ सर्कल with the same speeds
अबाउट द यू नो द सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बन जाएगा, उसके अबाउट ये घूम रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या मतलब है मेरा, जैसे अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो इस पार्टिकल के ऊपर बाकी 3 पार्टिकल्स फोर्स लगाएंगे। जैसे ये जो इसके ठीक सामने जो पार्टिकल है ये मान लो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, सपोज F1, ठीक है। ये जो पार्टिकल है ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, सपोज F2, और ये जो पार्टिकल है ये भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। इसको भी F2 का नाम दे सकते हैं, बिकॉज सिचुएशन की सिमेट्री देख के पता लग रहा है कि F2 ये इन दोनों का फोर्स सेम होना चाहिए। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स आएगा, नोटिस करो कि वो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर आ जाएगा, ठीक है। और ये नेट फोर्स कितना आएगा मैं वो भी लिख देता हूं। तो ये जो नेट फोर्स आएगा ये होगा F1 प्लस F2 cos 45 इंटू 2, cos 45 इंटू 2, तो ये बन जाएगा F1 प्लस F2 1/√2 इंटू 2, तो ये √2 हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि F1 F2 कैसे लिखे, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। तो बच्चों देखो F1 जो लिखा जाएगा वो होगा GMM डिवाइडेड बाय, नोटिस करो इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो डायमीटर यानी कि 2r के बराबर है, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा GMM बाय 4r स्क्वायर। और इसी तरीके से जब हम F2 को लिखेंगे तो हम लिखेंगे GMM डिवाइडेड बाय, नोटिस करो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी, दिस इज r, तो ये √2r होगी, तो यहां पे आएगा √2r का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा GMM अपॉन 2r स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने जो नेट फोर्स निकाला था वो था F1 प्लस √2F, ठीक है। तो F नेट की जो वैल्यू आएगी F1 यानी कि GM स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स ऑफ F2, तो ये हो जाएगा GM स्क्वायर बाय √2r स्क्वायर, ठीक है। तो ये नेट फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स को हम लिखेंगे m इंटू वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। अगर पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर m वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हमें इक्वेट कर देना चाहिए स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर बाय आर से। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो गया वो देख लेते हैं। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि एक तो m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू हुई कितनी, फिर v हो जाएगा रूट ऑफ, ठीक है। मैं gm बाय r को कॉमन बाहर निकाल देता हूँ, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/4 प्लस 1/√2। चेक कर लो सही कर रहा हूँ मैं, है ना, लग तो ये रहा है। तो ये बन जाएगा रूट ऑफ जी स्मॉल m एक्चुअली बाय r, एंड देन अगर मैं नीचे 4√2 लिख देता हूँ, ठीक है, या 2√2 जो भी, तो ये बन जाएगा √2 प्लस 4। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो अगर मैं LCM यहाँ पे 4 ले लेता, ठीक है, LCM 4√2 ना लेकर अगर मैं 4 लेता तो क्या लिखता है एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो LCM अगर यहाँ पे 4 लिखा जाता तो ये 1 होता और ये 2√2 हो जाता, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो जो ए ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमें स्पीड निकालनी थी, ठीक है। तो देखो हमने इसमें सर्कुलर मोशन का भी यूज़ आया, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का भी यूज़ आया, इसमें हम जो NLM में करते हैं मल्टीपल फोर्सेस का रिजल्ट निकालते हैं उसका भी यूज़ आया। तो एक क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स के। आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन गाइस। ऑन दैट नोट आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डबल स्टार सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ 2 स्टार्स। बच्चों डबल स्टार सिस्टम के बारे में मैंने एक्सेलरेटर सीरीज में जो सेशन लिया था उसके बाद उसमें भी बताया था, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि डबल स्टार सिस्टम है, ये मान लेते हैं m मास का है, ये मान लेते हैं 2m मास का है। तो डबल स्टार सिस्टम जो होता है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे 2m हैवियर मास के क्लोज होता है। और कितना क्लोज होगा, अगर ये डिस्टेंस r है, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस फिर r/3 हो जाएगा और ये 2r/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मास है 2m मास जो है ये घूमेगा r/3 रेडियस के सर्कल पे और ये घूमेगा 2r/3 रेडियस के सर्कल पे। इस तरह से घूमेंगे और ये इस तरह से घूमेंगे कि इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, यानी कि ये जितनी देर में यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, ये उतनी देर में यहाँ पहुंचेगा। दैट मीन्स दे विल कवर इक्वल एंगल्स, दे विल कवर इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम, ठीक है। तो ये सारी बातें बता रखी है। और आर इज द सेपरेशन। हमसे पूछा है कि टाइम पीरियड के बारे में बताओ। तो बच्चों इसमें जैसे मैंने एक्सेलरेटर सीरीज में भी बताया था, ओमेगा की जो वैल्यू आती है वो आती है g इंटू टोटल मास, ठीक है, g इंटू टोटल मास अपॉन द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 3gm/r क्यूब,
ठीक है, और जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि ओमेगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर रेज टू पावर 3/2 अपॉन रूट 3g m रेज टू पावर। मैंने जानबूझ के फॉर्मूले को इस तरह से लिख दिया है ताकि हम पावर्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो टाइम पीरियड है इसमें दे रखा है कि द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन मोशन विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो r रेज टू पावर 3/2 एक तो इसके प्रोपोर्शनल है और m रेज टू पावर -½ के प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, दैट विल बिकम द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Alright students, so we can see A and D are the correct answer to this question. Now we'll move to question number 4. Alright, so what does this question says? This question says escape velocity from the body. So guys, ये मान लेते हैं अर्थ की सरफेस है, अर्थ का मास m है, ये रेडियस r है। तो यहाँ से अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू √2gm/r होती है और ये वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, अब इसमें बोल रखा है कि इफ द मास ऑफ द अर्थ बिकम्स डबल द प्रेजेंट मास एंड द रेडियस बिकम्स हाफ देन। तो अब अगर मैं एक नई हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं जिसमें मास हो गया है डबल, ठीक है, तो मैं m की जगह पे लिख दूंगा 2m और रेडियस हो गया है हाफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा √8gm/r, जिसमें से 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं तो ये हो जाएगा 2√2gm/r। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू दैट इज 11.2, तो यानी कि 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज minimum and maximum distances of a satellite from the center of the earth are 2r and 4 respectively, where r is the radius of the earth। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या हो रखा है कि जैसे एक सैटेलाइट मान लेते हैं एलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और ये मान लेते हैं एक फोकस है इसका, ठीक है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो मतलब मान लेते हैं कि अर्थ हमने इस तरह से कुछ बना रखी है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है जो कि एक फोकस पे होगा, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस 2r और 4r है, यानी कि ये डिस्टेंस जो हुआ, ठीक है, ये डिस्टेंस जो हुआ ये 2r का हुआ और ये डिस्टेंस जो हुआ ये 4r का हुआ। ठीक है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड मास इज m इज द मास। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा मास फोकस पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, इसके अंदर बड़ी अनकन्वेंशनल सी चीज़ पूछ ली गई है। इसके अंदर पूछ लिया गया है कि यहाँ पे जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा ये बताओ। ठीक है, तो बड़ी अनकन्वेंशनल सी चीज़ पूछ ली है। तो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकालते कैसे हैं? हम निकालते हैं स्पीड ऑफ द पार्टिकल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका नॉर्मल एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे अगर पार्टिकल की स्पीड सपोज करो v1 है, ठीक है, तो v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो भी उसका एक्सेलरेशन रहा होगा, ठीक है, ये हमें करना होगा। सो दिस इज आइडिया नंबर 1। आइडिया नंबर 2, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करेगा नॉर्मल फोर्स बाय मास पे, और नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कौन सा होगा? नॉर्मल फोर्स तो वही होगा जो इस प्लैनेट ने लगा रखा है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन अपने आप ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ये फोर्स हम लिखेंगे कितना? ये हम लिखेंगे G कैपिटल M स्मॉल m, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, ये फोर्स होगा, इसको मास से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी G कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो एक आइडिया ये है, दूसरा आइडिया ये है। तीसरा आइडिया क्या है? तीसरा आइडिया जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये। v1 कैसे लिखते हैं? तो v1 के लिए अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने एक्सेलरेटर सीरीज में बताया था। अगर तुम्हें इस पॉइंट पे वेलोसिटी लिखनी है, कैसे लिखोगे? यू विल स्टार्ट विथ 2gm डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस एंटायर लेंथ, तो ये 6r हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे वेलोसिटी लिखनी है तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, यानी कि 4r डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, तो ये स्पीड कितनी हो गई? ये हो गया 2 के बराबर और ये हो गया gm/3, तो ये हो गया √2gm/3r। ठीक है, तो हमको v1 पता लग गया, हमको an पता लग गया। ठीक है, तो हमने 3 आइडियाज यूज करे इसमें। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v1 कैसे निकालेंगे। अब इन दोनों को उठा के इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमको जो रेडियस चाहिए वो है v1 स्क्वायर बाय an। v1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? v1 स्क्वायर हो जाएगा 2gm/3r, तो 2gm/3r। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन gm/4r स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा gm/4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अब यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये r से r कैंसिल हो गया,
GM से GM कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वी आर गेटिंग 8r/3, सो दैट शुड बी द आंसर एज वी कैन चेक हियर। सो 8r/3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो इसके अंदर देयर आर 3 आइडियाज दैट वी यूज्ड टू गेट टू द आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6। Okay, what does this question says? Earth may be regarded as a spherically shaped uniform core of density ρ1 and the radius r/2 surrounded by uniform shell of thickness r/2 and density ρ2। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ ρ1 एंड ρ2 इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम एट द सरफेस। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अर्थ जो है, ठीक है, ये r रेडियस है इसका, लेकिन r/2 रेडियस तक ρ1 डेंसिटी है, ठीक है, और इसके बाहर ये जो r/2 की रिमेनिंग थिकनेस है यहाँ पे ρ2 डेंसिटी है, ठीक है। ये हमको बता दिया है, ऐसा मान लो। और फिर हमको बता दिया है कि यहाँ पे, जैसे इस पॉइंट को A नाम दे देते हैं, यहाँ पे जितना भी ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ पे भी उतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे, और फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें बताना है कि ρ1/ρ2 कितना होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट A जब हम निकालेंगे तो वो केवल इस मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये वाला जो लेयर है ये A पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये बात मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूं? ये बात मैं कुछ इस तरह से जस्टिफाई करूंगा। सपोज करो कि ये जो लेयर है इसको अगर मैं ऐसे शेल्स का कलेक्शन मान लूं, ये पहली शेल, ठीक है, और फिर ये देखो बच्चों सर्कल तो नहीं बन रहा है लेकिन तो इमेजिन कर लेना, फिर ये तीसरी शेल, ऐसे बहुत सारी शेल्स का अगर मैं कलेक्शन मान लूं तो नोटिस करो A पॉइंट जो है हर एक शेल के लिए इंटीरियर पॉइंट है और शेल अपने इंटीरियर पॉइंट पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस नहीं करती है। यानी कि ये जितनी भी शेल मैं इमेजिन करूंगा ये सारी की सारी शेल A पॉइंट पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगी एंड देयरफॉर A पॉइंट पर जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो r/2 रेडियस तक जो मास प्रेजेंट था उसी की वजह से होगा, ठीक है। तो नाउ दैट आई हैव जस्टिफाइड इट, तो GA को हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे G इंटू द मास प्रेजेंट विद इन दिस वॉल्यूम, दैट मास इज ρ1 इंटू 4/3 पाई, ठीक है, और फिर r/2 का क्यूब, ठीक है। तो GM बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इज r/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई GA की, ठीक है। यहां तक आई होप क्लियर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। G ρ1 4/3 पाई को मैं ऐसा का ऐसा रख देता हूं, ये क्यूब है ये स्क्वायर है तो r/2 बचेगा, ठीक है। तो ये हमने GA को लिख लिया है। अब लिखते हैं GB को। अब जब तुम B पर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखोगे, B पर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखते वक्त ये सारा का सारा मास कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे G इंटू टोटल मास होगा ρ1 4/3 पाई r/2 का क्यूब प्लस ρ2 4π/3 एंड देन r क्यूब माइनस r/2 का क्यूब, ठीक है। तो ये पूरा मास बन गया, देखो आ रहा है क्या समझ में, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे r² से, तो यहाँ से G हो गया और फिर क्या क्या कॉमन निकल सकते हैं उसको कॉमन निकालते हैं पहले, ठीक है। तो ये बन जाएगा G 4π/3, ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और r क्यूब कॉमन आएगा, नीचे r² है तो केवल r बचेगा, ठीक है, केवल r बचेगा। इसके अलावा अब मैं देख लेता हूँ। देखो हमने क्या क्या कॉमन निकाल दिया है, हमने इसको कॉमन निकाल दिया है और r क्यूब को कॉमन निकाल दिया है, तो ρ1/8 बचा, यहाँ पे ρ1/8 बचा, ठीक है। यहाँ से इसको कॉमन बाहर निकाल दिया है, r क्यूब को, ये होगा r क्यूब माइनस r³/8, तो 7r³ बचेगा, r क्यूब बाहर जा चुका है, तो ये होगा ρ2 इंटू 7/8, ρ2 इंटू 7/8, यस, ठीक है। अब हमें इसको इक्वेट कर देना है GA से, तो GA की वैल्यू पीछे से देख लेते हैं, ये था G ρ1 4π/3, ठीक है, r/2, ठीक है। अब वापस देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो नोटिस करो G और 4π/3, ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। एक ये r था ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक नीचे 2 है, इस 2 को उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा ρ1/4 प्लस ρ2 7/4 इज इक्वल्स टू ρ1, पूरी इक्वेशन को 4 से, तो ये कितना बन गया, ρ1 प्लस ρ2 7 इज इक्वल्स टू 4 ρ1 या फिर 3 ρ1 इज इक्वल्स टू 7 ρ2
हमको रेशियो कौन सा चाहिए था, हमको रेशियो चाहिए था ρ1 बाय ρ2, तो ρ1 बाय ρ2 रेशियो 7/3 विल बी द आंसर। क्लियर बच्चों, तो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 7/3। अगेन यू कैन सी दैट दिस वाज अ प्रीटी गुड क्वेश्चन रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ g ड्यू टू सर्कल, ड्यू टू अ स्फेयर, अ यूनिफॉर्म स्फेयर। ओके, we'll now go to question number 7. So what does this question say? It says if the distance between the center of the earth and moon is d and mass of earth is 81 times earth. Okay, तो ये मान लेते हैं मून है, ठीक है, और ये मान लेते हैं अर्थ है, ठीक है। इसका मास अगर स्मॉल m है तो इसका मास 81 m है, ऐसा क्वेश्चन में हमको बता दिया गया है, और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस d दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0। चलो मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा। 0 होगा क्यों? अर्थ अपनी तरफ ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा, कितना? g इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन एक्स स्क्वायर। मून अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा? gm बाय डी माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करके x निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहां से g और m कैंसिल हो गए, रूट ले लेते हैं, तो 9/x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी माइनस एक्स, ये आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा 9d माइनस 9x इज इक्वल्स टू x, या x की वैल्यू आ जाएगी 9d/10। सो दैट विल बी द आंसर, 9d/10। ऑप्शन डी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट वन। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इसका आंसर डी। ओके, नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो दिस क्वेश्चन सेज टू आइडेंटिकल सैटेलाइट्स आर एट द हाइट। देखो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाइट दे रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर नहीं दे रखा है। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर निकालने के लिए तुम इसमें r ऐड करोगे। जैसे ये अर्थ का अगर रेडियस r है तो इस सरफेस से r हाइट होने का मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 2r हो गया। सिमिलरली सरफेस से अगर 7r की हाइट है, ठीक है, तो जो सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा वो 8r हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट? सो रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी। सो बच्चों देखो, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है? ये होती है -gmm डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। तो हमको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, r1 हमको दे रखा है 2r और r2 हमको दे रखा है 8r, ठीक है। r और 7r दोनों में r ऐड कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। तो रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ बोथ, तो यानी कि अगर मैं, अच्छा आइडेंटिकल दे रखा है इसलिए ये मास भी सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं E1 बाय E2 करूंगा तो अल्टीमेटली आई विल एंड अप विथ R2 बाय R1 विच वुड बी 4, ठीक है। तो रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ये गलत हो गया, ठीक है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ। अब बच्चों देखो, याद करो कि जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है वही काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो हमने टोटल एनर्जी का जो भी रेशियो निकाला है, काइनेटिक एनर्जी का वही रेशियो आएगा। सो दिस इज करेक्ट। रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ इज 4। अगेन जो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है वो टोटल एनर्जी का डबल होता है, ठीक है। तो अगेन रेशियो 4 ही आएगा, तो ये भी करेक्ट है। रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी इज 4, यहां तक दिस पार्ट इज ओके, ठीक है। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इज 2। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, तो हर एक सैटेलाइट के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 2 होता है। तो दिस पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो हमको इसमें बताना है कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है। सो ऑप्शन ए जो है दैट विल बिकम द आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके, नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 says one projectile after deviating from its path starts moving around the earth in a circular orbit of radius equal to 9 times the, ठीक है। तो one projectile after deviating from its, so basically अर्थ है और अर्थ के सराउंडिंग में एक प्रोजेक्टाइल है जो मूव कर रहा है। क्वेश्चन में हमको बता रखा है इन सर्कुलर पावर ऑफ रेडियस इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ, तो ये जो रेडियस है दिस इज 9 टाइम्स ऑफ r वेयर दिस इज r, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना होगा वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बच्चों ये होता है, टाइम पीरियड होता है 2 बाय रूट ऑफ gm एंड देन रेडियस रेज टू पावर 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बाय रूट gm, ठीक है, और r की जगह पे आ जाएगा 9r, सो 9r रेज टू पावर 3/2। सो 9 का रूट हो जाएगा 3, सो 3 क्यूब इज 27,
सो 2 पाई इंटू 27 आर क्यूब आर रेस्ट पावर 3/2 बाय रूट जी एम। अब देखो मुझे ऐसा ऑप्शन तो नज़र नहीं आ रहा, मुझे ऑप्शंस में ना स्मॉल जी दिखाई दे रहा है। तो स्मॉल जी क्या है? अगर स्मॉल जी के बारे में क्लियरली कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो तुम यही मान लो कि स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ऑन इट्स सरफेस, यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू है कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 27, ठीक है, और 2 पाई इंटू 27 कितना हो गया? ये हो जाएगा रूट ऑफ आर बाय जी, ठीक है। ऐसा ऑप्शन है 2 पाई रूट आर बाय जी, बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? ठीक है, सो इसका आंसर होगा बी एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसके अंदर क्या बोल रखा है? ये क्वेश्चन है A planet is revolving around the sun in elliptical orbit. Its closest distance from the sun is r minimum, farthest distance is r maximum. If the orbital angular velocity of the planet when it is nearest to the sun is omega, then the orbital angular velocity at the point when it is farthest. ये क्वेश्चन आसान ही है बच्चों, ये मान लेते हैं एलिप्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको ये बता रखा है कि ये डिस्टेंस है r मिनिमम, ठीक है, ये डिस्टेंस है r मैक्सिमम, ठीक है। और जब पार्टिकल यहाँ पर है तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो जब यहाँ पे होगा तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हैं। जब पार्टिकल यहाँ पे था तो उसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे m r मिनिमम का स्क्वायर इंटू ओमेगा, और जब यहाँ पे आ जाएगा तो लिखेंगे m r मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्राइम। m कैंसिल हो गया तो ओमेगा प्राइम की जो वैल्यू आएगी ये आएगी r मिनिमम बाय r मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट बच्चों, so these were the 10 questions from gravitation chapter which I believe would help you to revise the entire chapter and prepare you for NSCGS exam. I hope you enjoyed this session guys. I will see you next week in another 10 Qadam session where I'll bring 10 more questions from a different topic. Take care students, bye bye.